फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में पिछली क्लास में हमने आपसे बात की थी हमारे बॉडी में इन्फेक्शंस की और इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स की। अब हाँ, इस क्लास में हम ये बात करेंगे आप लोगों से कि हमारी बॉडी में अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्शन होने वाला होता है या इतने एटमॉस्फेयर में सारे पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, तो वो हमारी बॉडी पे हमेशा इफेक्ट क्यों नहीं करते, हमेशा वो परेशान हमें क्यों नहीं करते, हमेशा हम बीमार क्यों नहीं पड़ जाते। तो उसका एक कारण ये है कि हमारी बॉडी में हमारे शरीर के अंदर से जब हमारी बॉडी का डेवलपमेंट हुआ तो उस समय हमारा इम्यून सिस्टम, जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वो भी डेवलप होती है साथ साथ में। अब इम्यून सिस्टम के डेवलप होने के कारण हम बैक्टीरिया, वायरस या जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, फॉरेन एजेंट्स हैं, उनसे हमारी बॉडी खुद से लड़ सकती है। तो अब पहली चीज़ तो ये कि हमारी बॉडी खुद से डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करती है कंट्रोल करने के लिए और कोप अप करने के लिए जो कांस्टेंट अटैक होते रहते हैं हमारी बॉडी पे फॉरेन एजेंट्स के। सामान्य तौर पे इनको एंटीजेंस बोलते हैं। वो पार्टिकल्स जो बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उनको एंटीजेंस बोलते हैं, और उनके रिएक्शन में जो हमारी बॉडी में प्रतिक्रियाएं होती है, जो चीज़ें बनती हैं, उनको एंटीबॉडी कहते हैं। ये लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आएगा, उसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हैं, वो कंप्लीटली बताई जाएगी। अभी मैंने स्टार्टिंग में बता दी। तो अगर हम ये कहें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, तो इसकी परिभाषा लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि व्यक्ति के शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता अथवा प्रतिरोधक क्षमता को ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इस क्षमता के द्वारा ही शरीर के विभिन्न रोगाणुओं के संपर्क से बचा जा सकता है। कि जो भी क्षमता हमारे शरीर में होती है रोगों से लड़ने की, उसी क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। अब दो प्रकार की होती है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म एंड स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म ये होती है कि कोई किसी प्रकार की प्रतिरोधक क्रियाविधियां जो संक्रमण होने पर निर्भर नहीं होती और ये हमेशा हमारे शरीर में काम करती रहती हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमारी बॉडी में 3 लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। हमारा शरीर में 3 स्तर होते हैं, 3 स्तरों पे हमारे शरीरें काम करती हैं। पहली चीज़, रोकथाम का प्रिवेंशन के लिए, प्रिवेंशन ऑफ इन्वेजन, रोग संक्रमण का रोकथाम कि हमारे शरीर में प्रवेश न कर सके। तो पहली चीज़ हो गई फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या आता है? हमारी त्वचा, हमारे स्किन। दूसरा होता है डिफेंसिव सेल एंड प्रोटीन्स, इन्फ्लेमेशन एंड फीवर, जो डिफेंसिव हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं वो। और तीसरे नंबर पे आता है इम्यून सिस्टम, हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता जो तंत्र होता है, जिसमें लिम्फ नोड आती है, स्प्लीन्स आती है, जहाँ पे आपकी एंटीबॉडीज बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें। तो अब अगर हम बात करें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो हमारी बॉडी का होता है वो कॉम्बिनेशन होता है फिजिकल और केमिकल बैरियर का, जो सारे तरह के फॉरेन एजेंट्स को प्रिवेंट करता है। नॉन स्पेसिफिक फॉरेन एजेंट्स को भी टारगेट, नो स्पेसिफिक फॉरेन एजेंट को ये टारगेट नहीं करता कि हाँ इसको जाने देंगे, इसको नहीं जाने देंगे। उसके लिए सारे जितने भी फॉरेन एजेंट्स होते हैं, जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, उन सब पे वो एक बराबर ही काम करता है। तो अब इसमें जो पहला डिफेंस आता है वो आता है स्किन। स्किन क्या होती है? जो सेल्स होती हैं केराटिन से भरी हुई होती हैं, वो स्किन को इनपेनिट्रेबल बनाती हैं। हमारे त्वचा बहुत ही रोग उत्पादक जीवाणुओं के प्रति अवरोधी होती है, इसके कारण जीवाणु प्रवेश नहीं कर पाते। इसके स्रावों में प्रतिजीवाणु गुण होते हैं, जो हमारे बॉडी स्किन से जो स्वेट निकलता है। स्किन हमारी वाटर प्रूफ होती है। जो डिस्ट्रप्टिव टॉक्सिक्स होते हैं, मोस्ट जो इन्वेडर्स होते हैं, उनके लिए हमारी स्किन प्रोटेक्टिव होती है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे स्किन में 1 मिलियन सेल्स पर 40 मिनट, हर 40 मिनट में हमारे शरीर के 1 मिलियन, लगभग 10 लाख सेल रिप्लेस हो जाते हैं, शेड हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। वो अपने साथ साथ उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी लेके नीचे चले जाते हैं, झड़ जाते हैं हमारी बॉडी से, जो हमारे शरीर पे बीमार कर सकते हैं। दूसरा नंबर पे आती है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन, श्लेष्मा झिल्ली। जब हम आपको एनाटॉमी पढ़ा रहे थे तो हमने आपको उस समय बताया था कि जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, सारे के सारे बॉडी ऑर्गन, आपके विसरल ऑर्गन्स हैं, आपके जो भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो सारे के सारे म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होते हैं।
एक श्लेष्मा झिल्ली से बंद होते हैं, उनके अंदर फ्लूइड्स होते हैं। तो वही बॉडी का जो इनर सरफेस है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से गार्ड होता है, चाहे आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो, चाहे डाइजेस्टिव ऑर्गन हो, चाहे यूरिनरी ऑर्गन हो, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, सब का सब म्यूकस मेम्ब्रेन से अंदर से कवर अप होता है। अब दूसरी चीज, आपके नाकों के अंदर बाल होते हैं, वो आपके पोर्स फिल्टर का काम करते हैं। तो मुंह, नाक, योनि आदि में श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है। एक श्लेष्मा झिल्ली स्राव से भीगी होती है, हमेशा म्यूकस मेम्ब्रेन चिपचिपी होगी, लसलसी होगी, उसमें हमेशा वो गीली होगी। तो म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे भी वो गीली चीज़ों पे जो रोगाणु आते हैं वो चिपक जाते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं जा पाते। और उसके बाद हम मेडिसिनली या तो छनक के या तो कुछ और मेडिकल जो भी हमारे सिस्टम्स होते हैं, उस मेडिकल प्रक्रियाओं से हम उस जीवाणुओं को श्लेष्मा झिल्ली से अलग करके हटा देते हैं। अब थर्ड पे आता है आपका सिक्रीशन। सिक्रीशन में सबसे पहले स्वेट, आपका पसीना, कि जो आपके शरीर में स्वेट प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, आपके स्वेट को, आपके स्किन को धुलता है। सॉल्ट एक तरह का वो नमकीन होता है, सलाइन वाटर होता है, जो आपके स्किन को धोता है और एसिडिक बना के बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करता है। दूसरी चीज कि जो स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो म्यूकस सिक्रीट करती है, म्यूकस निकालती है, श्लेष्म निकालती है। वो श्लेष्म श्लेष्मा झिल्ली के ऊपर कवर रहता है, चिपचिपा रहता है और कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें फंस जाते हैं। तीसरा, आपके सलाइवा, आपकी लार, आपके टीयर्स, आपके आंसू, जिसमें लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को रप्चर कर देता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ फोड़ देता है। और उस लाइसोजाइम एंजाइम के कारण हमारे सलाइवा में, हमारे टीयर्स में, अगर हम कुछ खा भी लेते हैं, खाने के साथ कुछ अगर हमारे मुंह में चला जाता है, तो हमारे सलाइवा में लाइसोजाइम होने के कारण उस बैक्टीरिया हमारे मुंह में ही खत्म हो जाता है। वो बैक्टीरिया हमारी एलिमेंट्री कैनाल में अंदर इंटर नहीं करता है। उसके बाद आपका आता है कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन आपका ईयर वैक्स, जो कान में आपके वैक्स निकलती है वो ईयर कैनाल से प्रोड्यूस होती है और वो धीरे धीरे एक वैक्स हो जाती है कि जो कि डस्ट को, डर्ट को ट्रैप कर लेती है, आपको पकड़ लेती है उस डस्ट और डर्ट को, और वो धीरे धीरे सॉलिड हो जाता है। तो आपको लगता है हमारी ईयर वैक्स जमी है, जो हमने ईयर क्लीनिंग का आपको बताया था हाइजीन में, उस हिसाब से आप उस वैक्स को क्लीन कर सकते हैं। तो ये कुछ सिक्रीशन है, कुछ स्राव है हमारी बॉडी में। स्वेट हो गया, आपका म्यूकस में हो गया, आपका सलाइवा हो गया, आपका टीयर हो गया, आपका कर्क्यूमिन हो गया, ये सारी चीजें आपकी डिफेंस मैकेनिज्म में काम करती हैं। अब अगर हम बात करें ईयर्स की, एक जर्नल अगर हम एक सिंपल ह्यूमन बॉडी को लें और अगर हम बात करें कि भाई कौन सी चीजें कहाँ पे होती हैं, तो ईयर में कर्क्यूमिन बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है। आइज में टीयर से आंखें क्लीन हो जाती हैं, जो केमिकल आंखों में लाइसोजाइम होता है वो प्रिवेंट करता है। बकल कैविटी, आपके माउथ की कैविटी में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, लार होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर लेती है। सलाइवा में लाइसोजाइम होता है, जो लाइसोजाइम आपके बैक्टीरिया जो भी है फॉरेन बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देता है। उसके बाद नेजल कैविटी में आपका म्यूकस होता है, आपके हेयर्स होते हैं, वो फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैकिया ब्रोंकाई में अगेन म्यूकस लेयर होती है। स्किन आपका सेल्फ इम्पेरिएबल बैरियर है, इम्प्रीवियस बैरियर है। स्टमक में आपका एसिडिक जूस होता है। जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताया जा रहा था वहाँ पे बताया गया था कि हमारे स्टमक में हाईली एसिडिक कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है, वहाँ पे बैक्टीरिया मर जाते हैं। आपके यूरेथ्रा में यूरिन फ्लो जो होता है, यूरिन फ्लो बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कि यदि किसी को स्टोन हो जाता है हमारे किडनी में या उस ट्रैक में, या कोई अगर बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाता है और यूरिन पास करने में अगर समस्या आती है किसी को, तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जब भी यूरिन फ्लो होता है, यूरिन फ्लो क्लियर होता रहेगा, कोई बैक्टीरियल समस्या आपको वहाँ पे नहीं आएगी। वजाइना में एसिडिक सिक्रीशन होता है जो पैथोजेंस को इनहिबिट करता है वहाँ पे ग्रोथ करने के लिए। इसी तरह जो लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम है एनस, वहाँ भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है,
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेती है। तो इस तरह की रचनाओं के कारण ये सारे के सारे नॉन स्पेसिफिक होते हैं। नॉन स्पेसिफिक मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं कि हम इसी बैक्टीरिया पे काम करेंगे, इसमें नहीं काम करेंगे। ये सारे के सारे जितने भी नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम आपका है वो हर प्रकार से हर जगह काम करता है। अब सेकंड आते हैं, ये तो हो गया। अब सेकंड में आते हैं स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम में। अब स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम क्या करता है, यहाँ पे हम बात करते हैं एंटीबॉडी और एंटीजेंस की। एंटीबॉडी और एंटीजेंस ये आपको कैसे काम करते हैं कि पैथोजन फर्स्ट लाइन को मान लीजिए प्रिवेंट करके अंदर चला गया और आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके वो आपको हार्म कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो दे आर नॉन स्पेसिफिक रिएक्ट टू प्रेजेंस ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिज्म सब्सटेंस। फैगोसाइट्स होते हैं। फैगोसाइट्स क्या होते हैं, वो पूरे के पूरे पैथोजेंस को खा जाते हैं, उनके टिश्यू को डैमेज करते हैं और उनको डेड सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे ब्लड में पाए जाने वाले न्यूट्रोफिल्स एंड माइक्रोफेज, वो इस तरह छोटा सा पार्टिकल होता है, उसको इस तरह चारों तरफ से कवर कर लेते हैं और उसको खा के खत्म कर देते हैं। इसी तरह आपका इस्नोफिल्स होता है। इस्नोफिल डिस्चार्ज करता है डिस्ट्रक्टिव एंजाइम, जो फाइगोसाइट का ही काम करती है। वो पैथोजेंस के वॉल्स को, जो बड़े पैथोजेंस होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, जैसे कि पैरासिटिक बॉम्ब्स, आपके टेप बॉम्ब, हुक बॉम्ब, इस तरह की चीजें। देन न्यूक्लियर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। अब नेचुरल किलर सेल्स के साथ समस्या ये है कि जब तक वो इम्यूनिटी कॉज करती है बहुत अच्छी बात है, मगर जैसे ही वो इम्यूनिटी से एक स्टेप आगे बढ़ जाती है, इट कन्वर्ट्स इनटू द ऑन्कोजेनिक सेल और ये ह्यूमन बॉडी में कैंसर कॉज कर देती है। अब ये समस्या होती है। अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या किया जाता है, सपोज दैट मान लीजिए आपकी वायरस किसी बॉडी में एंटर हुआ, वायरस ने इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करना चाहिए। इन्फेक्टेड सेल जो होती है, जो भी जिस सेल में भी वायरस ने इन्फेक्ट किया, वो इंटरफेरॉन नाम का एक केमिकल रिएक्ट प्रोड्यूस करता है। वो इंटरफेरॉन क्या करता है, दूसरी सेल से बाइंड होता है, उसको भी इन्फेक्ट करता है, तीसरी से बाइंड होता है, उसको भी इन्फेक्ट करता है। अब इंटरफेरॉन with other cell that become infected with the virus and protect by stimulating a cell to produce antiviral protein and prevents the virus from making copies of itself. अब इंटरफेरॉन इन्फेक्टेड सेल के पास गया, उसने दूसरी सेल को इन्फेक्ट किया, फिर उसने तीसरी सेल को इन्फेक्ट किया। तो जो इन्फेक्टेड सेल है, आपकी जो भी सेल ऐसी है जिसमें इन्फेक्शन हो चुका है, वो सेल जो सही सेल है उसको स्टिमुलेट करती है कि आप एंटीवायरल प्रोटीन बनाओ, जिससे कि ये प्रोटीन रेप्लिकेट ना कर पाए, ये वायरस रेप्लिकेट ना कर पाए। और जब वो एंटीवायरल प्रोटीन बनता है और एंटीवायरल प्रोटीन वायरस से जाकर अटैच करता है और उससे आपका जो भी वायरस एंटर हुआ रहता है वो मर जाता है। अब इसमें जो स्पेसिफिक है उसमें आता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में, इम्यून सिस्टम में बहुत चीज हो गई। हाँ, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में एक चीज आती है कि आपको फाइगोटाइसिस की उसी सेल को उसने खा लिया। दूसरा आता है आपको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करता है, सेलिसिस कर जाता है, सेल लाइसिस उसको बोलते हैं, वो सेल को डिस्ट्रक्ट कर देता है। इनहेंसमेंट ऑफ फैगोसाइटोसिस, ओसोनाइजेशन बोलते हैं उसको। ऑप्सोनाइजेशन में वो सेल को, फाइगोसाइटोसिस को बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन को वो करता है, स्टिमुलेट करता है, थोड़ा सा आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, ऊंचाई सूजन टाइप की आ जाती है, और माइक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करता है। अब अगर आपकी बॉडी इन्फेक्ट हो गई, इंजर्ड हो गई, डैमेज हो गई, तो एक सीरीज ऑफ इवेंट होता है। जैसे मान लीजिए अगर चींटी ने काट दिया, तो एक सीरीज ऑफ इवेंट आपकी बॉडी में होता है, तो आपको ये लगता है कि हाँ कुछ हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स कर रही है। अगर वो रेडनेस नहीं हुई, अगर वहाँ इन्फ्लेमेशन नहीं हुआ, अगर वहाँ पे दर्द नहीं हुआ, अगर आपको बुखार नहीं आया किसी इन्फेक्शन के बाद, तो तब आपकी बॉडी में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। हो सकता है वो बड़ा रूप ले ले, कोई बड़ी बीमारी कॉज कर दे, या आपका डिफेंस मैकेनिज्म उस हिसाब से काम ना कर रहा हो। तो किसी भी बॉडी में इन्फेक्शन होने के बाद ये सीरीज ऑफ इवेंट्स जो होते हैं, ये बड़े कारगर होते हैं ये देखने में कि हाँ बॉडी सही से चल रही है, नहीं चल रही है। तो अब पहला सीरीज ऑफ इवेंट क्या है, रेडनेस। रेडनेस क्यों होती है कि जब आप इस्नोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स को बुलाते हो, जहाँ पे चोट लगी है या जहाँ पे कुछ भी हुआ है, वहाँ पे जब आप बुलाते हो इस्नोफिल्स न्यूट्रोफिल्स को, तो वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है।
और जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ता है तत्काल आपका रेडनेस चालू हो जाती है वहां पे। दूसरी हीट, ब्लड फ्लो बढ़ता है, उस एरिया का जो एरिया इंजर्ड है वहां का टेम्परेचर बढ़ता है और आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है, वहां पे हीट बढ़ जाती है, स्वेलिंग हो जाता है, हिस्टामिन बनता है। हिस्टामिन बनता है, कैपिलरीज को प्रियम्बल करता है कि और तेजी से काम करिए, इसलिए आपकी स्वेटिंग बढ़ जाती है। उस प्रोटेक्टेड एरिया में पेन होने लगता है आपको। अब फीवर अगर ऐसा है, फायरोजेंस अगर ज्यादा बन गए थर्मोस्टेट के कारण, अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बहुत ज्यादा हो गई, तो कभी कभी आपको एब्नॉर्मल फीवर आ जाता है। किस कारण से? आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, थर्मोस्टेट के लिए। माइल्ड से मॉडरेट फीवर जो होता है वो हेल्प करता है बॉडी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ग्रोथ को स्लो डाउन करने के लिए और बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करने के लिए और तेजी से चलाने के लिए। ठीक, तो अब यहां से अगर हम बात करें रफली तो यहां से हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी बॉडी का क्या होता है? हमारी स्किन होती है, इम्पेरिएबल होती है, कोई अंदर जा नहीं पाता। उसके अलावा जो स्वेट सिक्रीट होता है, जो म्यूकस बनता है, जो हमारा सलाइवा होता है, जो हमारे टीयर्स होते हैं, जो हमारा क्यूरमिन बनता है, वो सारी चीजें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में अगर हम आते हैं तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है, एक पूरा चक्र चलता है सीरीज ऑफ इवेंट्स का। अगर वो इवेंट नहीं होगा तो कोई ना कोई बड़ी समस्या हमारे शरीर में हो सकती है। तो उस सीरीज ऑफ इवेंट्स का क्या है? पहले रेडनेस होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, सूजन होगी, फिर आपको पेन होगा, हल्का बुखार आ सकता है। ये सीरीज ऑफ इवेंट्स आपकी बॉडी में चलते बताते हैं, इम्यून सिस्टम को इनहेंस करते हैं। और बुखार कभी कभी फायदा करता है क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ेगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो जाता है। अब आते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी पे। अब स्पेसिफिक इम्यूनिटी एक्वायर्ड होती है, आप कहीं ना कहीं से लेते हैं। सामान्य प्रतिरोधक क्षमताओं में वो चीजें नहीं होती। अब स्पेसिफिक इम्यूनिटी ये होती है कि आप कोई बीमार पड़े, आपने उसका वैक्सीन ले लिया। जैसे अभी कोविड की वैक्सीन काफी ज्यादा चल रही थी, छोटे बच्चों को करीब 12-13 वैक्सीन लगती हैं। एक सर्टेन एज ऑफ लिमिट जैसे पोलियो वैक्सीन होती है, वो सर्टेन एज के बाद नहीं काम करती, बट थोड़ी बहुत काम करती है 5 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए। उसके बाद पोलियो की वैक्सीन काम नहीं करती, उसके बाद आप किसी को दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब तो हमारे यहाँ से एरेडिकेट हो गया, पूरी तरह से पोलियो खत्म हो चुका है। तब स्पेसिफिक में क्या होता है? विशिष्ट रोग क्षमता का और रोग क्षम संस्थान विशिष्ट संक्रामक जीवों के प्रति कैसे अनुक्रिया करता है, इस पूरी की स्टडी को हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरोधकता, इम्यूनिटी क्या चीज होती है? तो इसका तात्पर्य है कि रोग कारकों को, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, वो हमारे शरीर में प्रवेश होने पर प्रतिरोधक तत्वों द्वारा उन्हें नष्ट कर दिया जाना, ये हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाता है। अब दो इम्यूनिटी कंसेप्ट है, पहली चीज इम्यूनिटी है और दूसरी चीज आपका धारणा में इम्यूनिटी है और उसके बाद सेंसिटिविटी है, तो अलग चीज है सेंसिटिविटी। अब इसको पहचानेंगे कैसे? तो इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यूनिटी जनरली 2 स्टेप में कंसर्न होती है। पहला स्टेप तो ये कि उस पैथोजन को, फॉरेन मॉलिक्यूल्स को जो बॉडी में आया, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको पहचानना कि वो है क्या चीज। दूसरी चीज, उस पहचानने के बाद एक सीरीज ऑफ रिएक्शन करना और उसको नष्ट करना। तो अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखेंगे, अगर आप एक फ्लो चार्ट में देखें, तो सबसे ऊपर होता है इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी आपको प्रतिरोधक क्षमता 2 तरीके से मिलती है। पहली आपकी नेचुरल, दूसरी आपकी एक्वायर्ड। नेचुरल मतलब इनमेट, मतलब कि आपके प्रतिरोधक क्षमता शरीर में पुराने जमाने से, मतलब पैदाइश के समय से ही वो प्रतिरोधक क्षमताएं हैं, उसमें कोई समस्या नहीं आती है। दूसरी आपकी होती है एक्वायर्ड। अब आपने जो एक्वायर्ड किया, एक्वायर्ड मतलब बाहर से लिया, आपने टीके लगवाया, आपने वैक्सीनेशन लगवाया, ये एक्वायर्ड हो गई। अब एक्वायर्ड 2 तरीके की होती है, मतलब नेचुरल भी आपकी 2 तरीके की होती है, इनमेट, और ये भी 2 तरीके की होती है। एक होती है स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक। एक्वायर्ड आपकी 2 तरीके की होती है, एक्टिव और पैसिव। अब एक्टिव और पैसिव में अगेन आप आ जाएंगे नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव, नेचुरली आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव
नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव। ये एक फ्लो चार्ट बनता है इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी दो पार्ट में डिवाइड होती है, नेचुरल एक्वायर्ड में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो पार्ट में होती है, एक्टिव पैसिव। एक्टिव और पैसिव दोनों दो दो पार्ट में होती है, नेचुरली एक्वायर्ड में, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव और पैसिव में। अब इसमें एक एक समझ लीजिए कि होती क्या चीज है। इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो जन्म से उपस्थित होती है। इसमें एंटीबॉडी का निर्माण हेतु एंटीजन के संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं होती। एंटीबॉडी माता से भ्रूण में व शिशु में स्थानांतरित होता है। ये प्राकृतिक वंशागत कारकों के विद्यमानता के परिणाम स्वरूप किसी रोग के प्रति जन्म होने वाली स्थायी रोग क्षमता है। माता से के गर्भ में ही वो बच्चे को चला जाता है या फैमिली कैरेक्टर से वो चला आता है, और ये एक इंडिविजुअल में हमेशा से बना रहता है। इसके लिए आपको बाहर से कोई पार्टिकल अपने शरीर में डालने की जरूरत नहीं होती है। अब इसमें दो तरह का होता है, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक किसी विशेष रोग क्षमता के लिए, जैसे पोलियोमाइलाइटिस, मीजल है, लेप्रेसी है, सिफिलिस है, गॉनोरिया है, इसका। और नॉन स्पेसिफिक कोई इसमें एंटीजन सामान्यतः एंटीबॉडी के विरुद्ध काम करते हैं। अब आता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड जब आपकी नेचुरल इम्यूनिटी पॉसिबल नहीं होती है उस इन्फेक्शन से लड़ने में और सरवाइव करने में, इसलिए कुछ तरीकों में व्यक्तियों को एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अर्जित की हुई इम्यूनिटी उनको दी जाती है। अब ये इम्यूनिटी दो तरह से हो सकती है, या तो एक्टिव होगी या तो पैसिव होगी, या तो सक्रिय होगी या तो निष्क्रिय होगी। अब इस प्रकार की अगर सक्रिय है, किसी संक्रामक कारक अथवा किसी एंटीजन के प्रति पूर्व में अनावृत होने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न रोग क्षमता को उपार्जित रोग क्षमता या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। सक्रिय होगी, शरीर में एंटीजन का प्रवेश होगा, एंटीबॉडी का निर्माण चालू हो जाएगा तत्काल। अब दो तरह की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जैसे टीका आपने लगवा लिया, कृत्रिम रोग क्षमता कहलाती है। नेचुरल आपकी वंशानुगत विद्यमान रहती है, उसमें कोई समस्या नहीं होती। ये तो एक्टिव हो गई। अब पैसिव में क्या होता है, शरीर की सक्रिय भूमिका नहीं रहती, हम एंटीबॉडी को ही शरीर में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बेसिक समझाएं तो जो डायबिटीज में ह्यूमुलिन नाम का एक इंजेक्शन आता है, इंसुलिन, वो इंसुलिन पुराने ज़माने में, अब तो नहीं करते, पुराने ज़माने में जो स्टड फॉर्म्स होते थे, घोड़ों के अस्तबल, बड़े बड़े स्टड फॉर्म्स होते थे, तो उन घोड़ों के ब्लड से उसको निकाला जाता था। आज भी जो वैक्सीनेशन की पूरी प्रोसेस है उसमें हॉर्सेस का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप नेट में सर्च मारेंगे द रोल ऑफ हॉर्सेस इन वैक्सीनेशन प्रोसेस, तो वो आपको बताएगा कि हल्का 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 हम हॉर्सेस में करते हैं। उनमें जब इम्यूनिटी डेवलप होती है तो उनसे एंटीबॉडीज लेके हम पैक कर देते हैं और छोटी छोटी वॉइल्स में मार्केट में निकाला जाता है, उसको एंटीबॉडी बनाया जाता है। तो वही एंटीबॉडी हम डायरेक्टली अपने शरीर में प्रवेश करा देते हैं, तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। अब हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? हर्ड इम्यूनिटी ये होता है कि सपोज दैट अभी जैसे कोविड में आया था कि हर्ड इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा आया था ये, तो ये क्या करता है कि एक समाज में कुछ लोग बीमार पड़े और बाकी लोगों को, उन बीमार लोगों से हल्का संक्रमण हुआ और उस हल्के संक्रमण के कारण आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई, उस एंटीजन के कारण आपकी शरीर में एंटीबॉडीज बन गई, और जैसे एंटीबॉडीज बन गई आप रोग प्रतिरोधक हो गए उस स्पेसिफिक रोग के लिए। तो एक छोटे समाज में, एक समाज में छोटे व्यक्तियों को होने वाले रोग से बाकी पूरा समाज अगर रोग प्रतिरोधक हो जाता है तो इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इसको लिखा जाता है कि लोगों के प्रति रोग क्षमता अथवा आबादी में होने वाले किसी रोग की रोग क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। उसके बाद लोकल इम्यूनिटी वो होती है जो स्पेसिफिक आपकी बॉडी के किसी एक एरिया में होती है। देन ह्यूमोरल इम्यूनिटी, सीरम से या आपके, हाँ मोस्ट प्रोबेबली सीरम मान लीजिए क्योंकि हार्मोन्स नहीं आता है ब्लड और सीरम से, उनके द्वारा जो इम्यूनिटी कॉज कराई जाती है वो इम्यूनिटी होती है। उसके बाद सेलुलर इम्यूनिटी होती है आपके लिम्फोसाइट्स, बेसिक एग्जाम्पल।
अब इसमें आता है कि हाइपर सेंसिटिविटी। अब हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है? हाइपर चीज़ तो पहली चीज़ तो ये समझ लो हाइपर होती क्या चीज़ है। इसके बाद है आपके कोर्स में एमल्गमेशन प्रोसेस एंड इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन तो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। अभी आप समझ लीजिए हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है। हाइपर सेंसिटिविटी किसी भी एंटीजन के प्रविष्ट हो जाने पर अगर हमारा शरीर का रक्षा करने वाली जो भी हमारा इम्यून सिस्टम है अनुपयुक्त रूप से या अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। दोनों तरह की होती है, या तो काम ही नहीं कर रहा या तो इतना ज्यादा काम कर दे रहा है कि हम स्वयं बीमार पड़ जाते हैं। तो दैट इज अ हाइपर सेंसिटिविटी। अब कई तरह की होती है। अति संवेदीता 4 प्रकार की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। अब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है ये इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी या एनाफिलिटिक रिएक्शंस बोलते हैं इसको। किसी एंटीजन जैसे पराग या एलर्जीज टाइप के आपकी बॉडी में गए, कुछ ही मिनटों में बहुत तेज एनाफिलिटिक रिएक्शन आपको चालू हो जाएंगी, लगातार छींकें आएंगी, आंखें लाल हो जाएंगी, आंख से पानी गिरने लगेगा, आप शरीर से पसीना आने लगेगा। दीज आर एनाफिलिटिक रिएक्शंस। तो एनाफिलिटिक रिएक्शंस जो होती है वो तत्काल दिखाई देने लगती हैं, उसमें कुछ कहना ही नहीं पड़ता एनाफिलिटिक रिएक्शंस के लिए। तो एंटीजन के शरीर में प्रवेश करने पर उसकी अनुक्रिया में तुरंत ही एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाती है जो शरीर में खुजली, नाक बहना, आंखें लाल होना, जी घबराना, उल्टी होना, सांस में तकलीफ होना, इस तरह के लक्षण प्रेजेंट करने लगते हैं। छोटे लेवल पे इसको हम एलर्जी बोलते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जीज होती है कुछ चीज़ों से, जैसे फॉर एग्जांपल एटोपी, ब्रोंकियल एस्थमा, रेनाइटिस, फीवर, फूड एलर्जीज, यूर्टिकेरिया, इस तरह की जो बीमारियां होती है इसमें ये होता है। अब आता है टाइप 2, साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं इसको। ये सेल के लेवल पे होती है। इस प्रकार की अति संवेदीता में एंटीबॉडी की भूमिका होती है जो कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देती है। IgG और IgM एंटीबॉडी विशिष्ट रूप से एंटीजन और धारकों की सतह पर संयोजित होती है और कोशिकाओं को विशेष रूप से रक्त कोशिकाओं को क्षति पहुंचा देती है, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, इनकॉम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेट्रा, कि वो सेलुलर लेवल पे कॉज करती है और मेनली ब्लड्स को नुकसान पहुंचाती है। उसके बाद आपका आता है टाइप 3 इम्यूनिटी। इसको इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। क्या करता है कि इम्यून सिस्टम के साथ कनेक्ट करके पॉलीमॉर्फ संरचनाएं बनाता है। पॉलीमॉर्फ मतलब अपनी जैसी कई और संरचनाएं बनाता है। और लाइसोजाइम जो होती हैं एंजाइम्स, वो इनको जब खाने चलती हैं तो उस चक्कर में बॉडी के सेल्स को भी खाना चालू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल एराथस रिएक्शंस, सीरम सिकनेस, एंड्रोथमाइड आर्थराइटिस, एथरस रिएक्शन, एंटीजन के वितरण निर्भर करने हैं तो विशेष ऊतक स्थानीय, चाहे वो टेटनस हो, एंटीटॉक्सिक इंजेक्शंस हो, इस तरह का जो रिएक्शंस होती हैं वो परेशानी काज करती हैं। अब होता है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। इसको हम डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। ये तत्काल दिखाई नहीं देता, 24 घंटे 36 घंटे बाद समझ में आता है कि कुछ तो रिएक्शन हुआ है उस दवाई का, मगर क्या रिएक्शन हुआ ही नहीं पता। इसे डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी इसलिए कहते हैं कि एंटीजन से संपर्क में होने के 24 घंटे बाद या उसके 24 घंटे या उसके बाद इसके लक्षण प्रकट होते हैं। जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो एंटीजन्स के साथ सीधा संपर्क में रहती हैं और लिम्फोसाइट सीधा हमारे शरीर के जो टिश्यूज हैं उनको नुकसान पहुंचाती हैं। आप कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेप्रेसी हो गया, कालाजार हो गया, मीजल हो गया, किसी भी तरह का ऐसा बीमारी, चाहे आपका कैंसर हो गया, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा दे, दैट इज अ डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। तो अब हाइपर सेंसिटिविटी क्या है कि किसी भी एंटीजन के रिएक्शन में आने पे तत्काल हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी की प्रतिक्रियाएं होती हैं उसको हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। 4 प्रकार की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 को इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं क्योंकि इसके तत्काल रिएक्शन चालू हो जाते हैं। टाइप 2 को साइकोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं क्योंकि ये सेल के लेवल पे जाके होती है और मैक्सिमम ब्लड वेसल्स को ये नुकसान पहुंचाती है।
तीसरा इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ये लिम्फोसाइट से कनेक्ट हो जाता है और जो हमारे जॉइंट पॉइंट्स हैं वहां पे डिस्टर्ब करता है। चौथा आपकी डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी है, जो हमारे बॉडी के टिश्यूज को नुकसान पहुंचाता है। अब इमीडिएट और अगर आप उस हिसाब से टेबुलर फॉर्म में करेंगे, अब पांचवा टाइप होता है स्टिमुलेटरी हाइपर सेंसिटिविटी। उस पे स्टिमुलेटरी हाइपर सेंसिटिविटी हम जानबूझ के करवाते हैं कि भाई कुछ तो आपका बॉडी सिस्टम ज्यादा अच्छी तरह से काम करे। अब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस ये होती हैं कि जैसे मान लीजिए आपका प्रेसिपिटेशन हुआ रिएक्शन का, तो इसका मॉडिफाइड टेस्ट क्या है, इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस और इम्यूनो प्रेसिपिटेशंस। एमलगमेशन हुआ, लैटेक्स एग्लूटेशन, इनडायरेक्ट हीमोग्लूटेशन, न्यूट्रलाइजेशन है तो मेजरमेंट ऑफ एलडी, प्लाग स्टेटस आप देखते हैं, एंजाइम इम्यूनो एसे है तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे देखते हैं। इस तरह की एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस आपके शरीर में आप चेक करते हैं। अब इसके बाद आपका दो चीजें आती हैं, एंजाइमोएसिस, एमलगमेशन रिएक्शन और वैक्सीन्स। कि वैक्सीन हमारी बॉडी में कैसे बनती है, एज एन एएनएम आपको कौन कौन से वैक्सीनेशन ज़्यादा ज़रूरी नॉलेज रखनी चाहिए, कौन कौन से वैक्सीनेशन में किस किस एज ग्रुप पे लगती है, कौन सी वैक्सीन एक्टिव है, कौन से वैक्सीन आपकी पैसिव है, कौन से वैक्सीन किस हिसाब से दी जाती है वैक्सीनेशन। तो ये सारा आप नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे वैक्सीनेशन का। सो इम्यूनोलॉजी का कंसेप्ट यहाँ पे पूरा होता है। थैंक यू।